मोदी सरकार के सत्ता में आने से जहां हर तरफ पॉजिटिव सेंटिमेंट देखा जा रहा है, वहीं शेयर बाजार में भी बुल रन का दौर जारी है। ऐसे में इक्विटी से बढ़िया रिटर्न मिलने की उम्मीद भी यहां पर बढ़ गई है। तो आखिर एक निवेशक को पैसे बढ़ाने के लिए बुल की सवारी का पूरा मजा कैसे उठाना चाहिए? म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? इक्विटी में खुलकर पैसे लगाएं या थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाने में होगा फायदा? नई सरकार आने से कैसे संभाले अपने पोर्टफोलियो को? आज योर मनी में इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नब पंड्या। आपका स्वागत है अर्नब जी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अर्नब जी आपसे यही मैं पूछना चाहूंगी कि हमने सुना था पिछले सीजन में लोगों ने म्यूचुअल फंड से पैसे निकाले हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर चर्चा की शुरुआत करनी हो तो म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने वालों को शायद अब थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा। बुरा तो लग रहा ही होगा, क्योंकि अब देखिए तो पिछले पूरे साल से कंटिन्यूअसली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रिडेम्पशन आ रहे हैं। पर एक दूसरी बात देखनी ये है कि जो भी इन्वेस्टर ने पैसा निकाला है वो किस रीजन से निकाला है। Exactly. अगर आपका गोल तय अचीव हो गया हो और आपको पैसे की जरूरत थी और आपने निकाला है तो वो एक ठीक बात है। पर अगर आपने फ्रस्ट्रेशन में आके निकाल दिया कि मान लीजिए कि आपके 5 साल से कोई इन्वेस्टमेंट है और उसमें आपको नेगेटिव लॉस दिखाई दे रहा था और फिर आपको शायद थोड़ा पॉजिटिव रिटर्न देखने के बाद आपको लगा कि अभी बहुत हो गया और आपने निकाल लिया, तो आपको जरूर बुरा लगेगा जी। और इसके लिए अभी आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर किसी ने अभी कोई इन्वेस्टेड हो, अगर 5 साल से लगातार इन्वेस्टेड हो, तो अब कितना अच्छा खासा रिटर्न कमा चुका होगा? अगर आप देखिए तो पिछले 5 साल में अगर आपने डिपेंड्स कि आपने क्या एक लमसम इन्वेस्टमेंट किया था या रेगुलर एसआईपी किया था। अगर आपने रेगुलर एसआईपी किया होगा तो अब भी आपका कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न नॉर्मल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में 10% से थोड़ा कम ही रहेगा। तो यानी कि अभी भी आपके लिए फिगर्स बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पर ये तो अभी आपको ये एक बुल रन की शुरुआत अगर आप मान के चले तो आपको तो अभी यहाँ इन्वेस्टेड ही रहना है, क्योंकि एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर आपने पूरा जो हार्ड वर्क है वो कर लिया है। और अभी आपको आगे के लिए जो जितनी पेशेंस आपने इतने सालों रखी है, थोड़े और साल रखिए तो आपको इस पूरे समय का बेनिफिट अब दिखाई देगा। बिल्कुल। यहाँ पर आगे चल के या इस तरह के बाजार में किस तरह का पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए, इस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अर्नब जी, अगर किसी के पास बहुत सारा कैश पड़ा हो और फिलहाल अगर बाजार में निवेश करना हो तो तरीका क्या होना चाहिए? लमसम इन्वेस्ट कर देना चाहिए या कैश में ही बने रहना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो और आपके पास गोल्स बहुत क्लियर है और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके पास पहली बात तो ये कि आपके पूरे पोर्टफोलियो में पूरा एसेट क्लासेस का समावेश होना चाहिए, यानी कि डेट इक्विटी सभी होने चाहिए। उसमें जो भी डेट का इन्वेस्टमेंट हो आप लमसम में कर दीजिए, क्योंकि दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये नई सरकार आने से जैसे इनका एफर्ट्स है, जैसे इनका जो लक्ष्य है कि इन्फ्लेशन को कम किया जाए, अगर वो होता है तो आपके मीडियम और लॉन्ग टर्म डेट फंड्स है उसमें आपको अच्छा खासा फायदा होगा। तो आप अपना डेट इन्वेस्टमेंट जो है वो लमसम में कर सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में भी आप 2 प्रकार के रूट्स अपना सकते हैं, खास करके जो लोगों ने जिन्होंने इतने सारे पैसे निकाल दिए हो। कि एक तो आप एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट तो चालू कर ही दीजिए, लेकिन उसके साथ आप बीच बीच में थोड़ा लमसम कई एरियाज में भी छोटे छोटे अमाउंट्स डालते जाइए ओवर अ रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे आपका पूरा जो अमाउंट कैश में है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगले 6 या 9 महीने में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात रहेगी। एसेट एलोकेशन पर यानी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं परसेंटेज वाइज समझना चाहूँ, किसी को अगर एलोकेट करने हो अपने फंड्स, किस तरह की एसेट क्लास में कितना परसेंटेज आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए? ये आपके तो स्पेसिफिक गोल्स पे और आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे बेस्ड होता है। गोल्स तो 2 तरह के होते हैं, तो होंगे आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और होंगे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं और खासतौर से एसआईपी का अगर रास्ता अपना रहे हैं, तो अमूमन हम कहते हैं कि आप लंबी अवधि का गोल अलाइन कीजिए और तभी इस रास्ते से निवेश कीजिए। तो अगर आपके गोल लंबी अवधि के हैं तो किस तरह का एसेट एलोकेशन होना चाहिए? नहीं, मैं तो इसमें एक और बात भी जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपके थोड़े शॉर्ट टर्म गोल्स है तो उसमें भी आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए डेट फंड्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूट इन्वेस्टमेंट के लिए। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रूट है और उसमें कई प्रकार के गोल्स होंगे, यानी कि रिटायरमेंट होगा, आपके चिल्ड्रंस एजुकेशन का होगा, तो रफली अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है
तो और यंग है तो आपका थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज यानी 50% प्लस आपका इक्विटी में जाएगा, थोड़ा डेट में जाएगा, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको थोड़े कमोडिटी फंड्स भी धीरे धीरे ऐड करने चाहिए। दिस इज नॉट दी अप्रोप्रिएट टाइम कि आप अभी गोल्ड फंड लें रिटर्न्स के लिहाज से, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी आपके पोर्टफोलियो में आना चाहिए। तो एट दी मोमेंट इफ़ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर तो आपका इक्विटी परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए अब इस समय में इक्विटी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहेगा। एसआईपी का रास्ता आपको सबसे बेस्ट तरीका लगता है? एसआईपी के सिवाय आई मीन आपके पास ऑप्शंस काफ़ी कम है, यानी कि आपके पास लमसम है तो आप कहीं डाल के एसटीपी कीजिए, पर एंड ऑफ द डे एक ही चीज़ है कि रेगुलर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट। पर अगर आपके पास बहुत सारा कैश है तो आप बीच बीच में थोड़ा लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एसआईपी पे ही जाना है। तो एक दो बार आपने थोड़ा लमसम इन्वेस्ट कर लिया कोई स्पेसिफिक फंड में जहां आपको अपॉर्चुनिटी लगती है तो वो भी बुरा नहीं है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द मनी तो आपका एसआईपी के जरिए ही जाना चाहिए। बिल्कुल। अर्नब जी, यहाँ पे अब थोड़ा सा बैलेंस करने की बात करती हूँ मैं, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कैसे किया जाता है? अब जैसे कि बाजार बहुत अच्छा कर रहा है तो साफ तौर पर जिन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया होगा उनको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा होगा, फायदा हो रहा होगा, तो कैसे उसको बैलेंस किया जाए? इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में निवेशित है तो इन परसेंटेज को अपने पोर्टफोलियो में कैसे बैलेंस करते हैं? एक सिंपल वे बैलेंसिंग के लिए ये है कि अभी मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे पूरा पोर्टफोलियो आपका बड़ा पोर्टफोलियो होगा तो जो भी रिटर्न्स आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कमा रहे हो उससे बहुत बड़ा फर्क आपके एसेट एलोकेशन में अब तक तो नहीं हुआ होगा। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर ये बुल रन चालू रहता है तो ये परसेंटेज वेरी हो जाएंगे। तो जब भी आपका मॉनिटरिंग का पीरियड आए यानी कि इवैल्यूएशन का पीरियड आ जाए तो आप दो चीज़ कर सकते हो, या तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले और उसे डेट की तरफ डाल दे, और दूसरी बात ये कि अगर आपको ये नहीं करना है, आपको इन्वेस्टेड ही रहना है, तो जो नया पैसा है उसमें आप ज़्यादा एलोकेशन डेट की तरफ कर दीजिए, तो उससे ऑटोमेटिक ये इस प्रकार का रीबैलेंसिंग हो जाएगा। लेकिन आपको बहुत जल्दी रीबैलेंसिंग करने की हरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब नेक्स्ट इवैल्यूएशन पीरियड आएगा तभी आपको ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि वॉलेटाइल है इक्विटी, तो आपको मंथ ऑन मंथ काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देंगे। तो इसलिए नेक्स्ट इवैल्यूएशन पीरियड पे आप इस तरह का आइदर ऑफ द टू रूट से रीबैलेंसिंग कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो की और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आपकी अप्रोच किस तरह की होनी चाहिए। अगर आप थोड़े से अग्रेसिव अप्रोच ले सकते हैं तो किस तरह के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, अगर थोड़े से कंजर्वेटिव हैं तो किस तरह के फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, इस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड पर सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए, और साथ ही आप फेसबुक पर भी अपना सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। अपने सवाल के साथ कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। प्योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं चर्चा बाजार की इस बुल रन में किस तरह का हो आपका पोर्टफोलियो, इस मुद्दे पर, और मेरे साथ बने हुए हैं अर्नब पंड्या। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि किस तरह आपको अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए, और अगर आपने म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल लिए हैं तो अब तक आपको कितना नुकसान हुआ होगा और क्या अपॉर्चुनिटी आपने मिस की होगी। लेकिन अब बात करते हैं किस तरह का पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए। खासतौर से सबसे पहले अर्नब जी, अगर कोई अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना चाहता हो तो सबसे पहले तो किस तरह के इन्वेस्टर को इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और किस तरह के फंड्स शामिल करने चाहिए? अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो यानी कि आपको दो तीन चीज़ें आपकी ध्यान में होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि आप इक्विटी से फेमिलियर होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको पता नहीं कि इक्विटी क्या है और आप एक बार इन्वेस्ट करने के बाद हर दूसरे दिन आपको टेंशन हो जाएगा कि आज गिर गया बाजार, आज बढ़ गया बाजार, क्यों बढ़ गया, क्यों गिर गया, मुझे पता नहीं। दूसरी बात ये कि आपका थोड़ा साइजेबल पोर्टफोलियो होना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे पोर्टफोलियो के लिए बहुत एग्रेसिव होना अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क बढ़ जाता है और चांसेस ऑफ लॉसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो थोड़ा आपका स्लाइटली लार्जर पोर्टफोलियो हो तो आप एग्रेसिव भी हो सकते हैं और अपना प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। तीसरी बात यह कि आप वही इन्वेस्टर हो जिनको एक अच्छा लॉन्ग टर्म गोल हो और आपको शॉर्ट टर्म्स के लिए ये पैसे बाहर नहीं निकालने। और जब मैं लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं 7 साल 10 साल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 3-5 साल में
आपको अभी का ये एक्सपीरियंस है कि क्या हो सकता है कि रिटर्न्स माइट नॉट कम, आप इन्वेस्ट करते रहो और कुछ ना हो, लेकिन 7-10 साल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जब चीज़ें हो तब आप एक एग्रेसिव पोस्चर ले सकते हो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के लिए। उसके बाद बात आती है कि अगर आप एग्रेसिव बनना चाहते हो तो आप किस प्रकार का पोर्टफोलियो एक कंस्ट्रक्ट करोगे। जी। पहली बात यह है कि आपके सारे गोल्स होंगे, तो उसमें जो बेसिक गोल्स है उसके लिए तो आप एक स्पेसिफिक एलोकेशन कर दीजिए। तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब हम एग्रेसिव इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं, इट डज नॉट मीन कि उसका पूरा पोर्टफोलियो एग्रेसिव। एक बेसिक पोर्टफोलियो जिसे हम कोर पोर्टफोलियो कहते हैं वो तो है ही, जिससे उनके सारे जो मेन गोल्स हैं वो अचीव होंगे। अब दूसरे जो लॉन्ग टर्म गोल्स है जो अभी एक नियर टर्म में आपको दिखाई नहीं दे रहे, जिसके लिए आपको अच्छा बड़ा वेल्थ एक्यूमुलेशन करना है, उसके लिए आप एक एग्रेसिव अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हो। और जब ये अप्रोच आप यूज़ करते हो तो आप पहले म्यूचुअल फंड्स की तरफ देखिए। एक तो चीज़ ये हो सकती है कि आपका वहाँ जो एलोकेशन है इक्विटीज़ की तरफ या इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ वो थोड़ा ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल केस जिसमें आप थोड़े कंजर्वेटिव हो। आप मतलब डायरेक्ट इक्विटी भी रेकमेंड कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, आई मीन कि एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो वो 2 प्रकार की बेनिफिट्स ले सकते हैं। उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारा एक्सपोजर जो आपके लिए एक एग्रेसिव इन्वेस्ट के लिए होना चाहिए वो शायद आपको म्यूचुअल फंड में ना भी मिले। राइट। और वो किस प्रकार का होता है, यानी कि आप देखिए तो स्मॉल एंड माइक्रो कैप फंड्स है पर उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे वहाँ। राइट। तो आप उसमें अगर एक्सपोजर लेना चाहते हो और आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा हो कोई स्पेसिफिक सेक्टर में जो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर ने अपने पोर्टफोलियो में लिया ही नहीं है, तो उसका एक्सपोजर आप कैसे लोगे? तो उसमें आपको शायद डायरेक्ट इक्विटी की तरफ भी जाना पड़े। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर ये दोनों रूट्स इस्तेमाल करेंगे। जब आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करो तो आप सेक्टर फंड्स ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको मानना है कि कोई सेक्टर अच्छा करेगा, यानी कि आप मान रहे हो कि नई सरकार आने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा और एक ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स में कमी आएगी, तो बैंकिंग सेक्टर वो बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पर हम अमूमन कहते हैं कि सेक्टोरल फंड से आपको दूर रहना चाहिए क्योंकि आपको खुद काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद काफ़ी ट्रैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी? और आप सेक्टर्स बता रहे थे वो कौन कौन से होने चाहिए? नहीं, पर हम नॉर्मली कहते हैं कि जो इन्वेस्टर न्यू है या जिसे पता नहीं है उसके लिए सेक्टोरल फंड्स एज एन इमीडिएट सोर्स अच्छा नहीं तो है। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि हमने जब एग्रेसिव इन्वेस्टर की बात की तब वो सब पॉइंट्स आ गए कि वो आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो, आप नॉलेजेबल हो, वो सब चीज़ें। तो इसी इन्वेस्टर के लिए ये कुड बी द राइट अपॉर्चुनिटी। और उनको जब पता होना चाहिए कि मुझे ये सेक्टर से एक अच्छा रिटर्न कमाना है, तो उनके लिए ये फंड्स अप्रोप्रिएट रहेंगे। पर उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई स्टडी ना करो, आपको तो स्टडी यही करना है कि कौन सा सेक्टर होगा जिसमें एक अच्छा एक्शन आएगा, जिससे कंपनीज को वहाँ फायदा होगा। अब जैसे कि नई सरकार के आने के बाद आपको किन सेक्टर्स में लगता है कि लोगों को निवेश करना चाहिए? देखिए, काफ़ी सारे सेक्टर्स अब अच्छे कर सकते हैं। अभी तो पता नहीं कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट क्या रोल आउट करेंगे, क्योंकि अगले महीनों में जैसे ये सरकार काम करने लगेगी, जैसे बजट आएगा तब आपको स्पेसिफिक्स पता चलेगा। लेकिन जो उनका फोकस है कि इन्फ्लेशन कम हो तो उसे बैंकिंग सेक्टर को फायदा हो सकता है। दूसरी बात कि अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पुश करते हैं तो ऑब्वियसली इंफ्रा फंड अच्छा करेंगे। तो इस प्रकार के फंड्स आपके पास है, सेक्टर फंड्स भी है जिसमें आप निवेश कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज कि कोई फंड ऐसा कहे कि मैं एक सेक्टर फंड हूँ और उसमें उस सेक्टर की कंपनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे चेक किए बिना इन्वेस्ट कर ले। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कॉमन थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जो होते हैं उसमें आपको कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कई बार कम दिखाई देती है और काफ़ी सारे और कंपनीज इंक्लूडेड होती है। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे बैंक्स उसमें शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेंड करते हैं, इसीलिए वहाँ आ जाते हैं। उसी तरह टेलीकॉम कंपनीज आ जाती हैं, बिल्कुल, जो टेक्निकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम समझते हैं, यानी कि रोड्स, पोर्ट्स, हाईवेज, रेल, उसमें वो शामिल नहीं होते। इसीलिए इस प्रकार का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव इस प्रकार के फंड से न पूरा कर सके तो आपको शायद एग्रेसिव इन्वेस्टर को डायरेक्ट इक्विटीज में भी जाना पड़े। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एग्रेसिव अप्रोच के लिए एज भी तो बहुत मायने रखती है। तो मेरे ख्याल से जो हम कहते हैं कि अगर आप कम उम्र के हैं तो आप एग्रेसिव इन्वेस्टर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए तो एज का कोई वो नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं होगा। नहीं, एज का तो रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आप थोड़े ओल्ड हो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपका कोई गोल 15 साल दूर हो
तो आप 45 के भी हो सकते हो और 15 साल गोल आपका रिटायरमेंट गोल हो सकता है। Right. तो उसमें भी आप एग्रेसिव अप्रोच एडॉप्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं है कि सिर्फ आप यंग है इसीलिए आप एग्रेसिव अप्रोच। लेकिन रिस्क एपेटाइट आपकी होनी चाहिए। रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, मेरा डाउनसाइड क्या है, और ऐसा ना हो कभी ना करे कि आप पूरा पोर्टफोलियो एग्रेसिव कर दें। बिल्कुल। ऑलवेज पहले कोर पोर्टफोलियो देखे, उससे गोल्स अचीव करने के लिए वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दे जिससे उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और थोड़ा जो परसेंटेज है जिसके लिए आप लॉन्ग टर्म गोल में थोड़ा एडिशनल कमाना चाहते हैं उसके लिए आप ये अप्रोच इस्तेमाल करें। तो डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ये Right. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, तो चलिए यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो इक्विटी की तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव अप्रोच रखना चाहते हैं तो किस तरह के फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, इस पर करेंगे चर्चा इस ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका स्वागत है। नई सरकार के आने से क्या हो आपकी पैसे बढ़ाने की स्ट्रैटेजी, इस पर चर्चा जारी है। मेरे साथ बने हुए हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नव पंड्या। अर्नव जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने पर चर्चा की थी, लेकिन अब अगर किसी को एग्रेसिव अप्रोच ना रखकर थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी हो तो किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? खासतौर से नई सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है उसको ध्यान में रखते हुए कैसा पोर्टफोलियो बनाया जाए? अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, यानी कि इधर आप नया शुरुआत कर रहे हो या आपको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस नहीं है या आपका पोर्टफोलियो छोटा है, तो आप कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि एक अच्छा तरीका रहेगा। तो उसमें आपको यही करना है कि गोल्स को भूलना नहीं है, उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है, लेकिन जो आपका इक्विटी एक्सपोजर है वो तो बरकरार रहेगा। जस्ट बिकॉज कंजर्वेटिव है इसका ये मतलब नहीं कि आप इक्विटी में एक्सपोजर ना लें। क्या वो कम होगा? लेकिन नहीं, नॉट नेसेसरली कम होगा, आपके गोल के हिसाब से ही होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को जब वो इक्विटीज में चॉइस करते हैं तब जो इक्विटी पोर्टफोलियो है वो बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। यानी कि आप मान लीजिए कि आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, तो उसमें शायद आप लार्ज कैप और मिड कैप स्तर पर ही रिस्ट्रिक्ट रहें, उसमें सेक्टोरल फंड्स ना ले, उसमें थीमेटिक फंड्स ना ले। ऐसा एक अप्रोच आप कर सकते हो। और डायरेक्ट इक्विटी तो बिल्कुल भी नहीं? नहीं, डायरेक्ट इक्विटी भी ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको सेक्टर्स देखने होंगे। सेक्टर्स देखने होंगे आपको। शायद ऐसा आप कीजिए कि आप लार्ज कैप इक्विटी स्टॉक्स में ही आप सीमित रखें। दूसरी चीज़ ये है कि डजंट मीन कि लार्ज कैप में है यानी कि आपको लॉस नहीं हो सकता, लॉस वहाँ भी हो सकता है, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी सारे डिफेंसिव्स ऐड कर दीजिए जी। तो एफएमसीजी है, फार्मा है, तो उस प्रकार के जब आप ये सब कंसेप्ट्स लेके एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड रहता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपका सडनली इक्विटी में आपका एक्सपोजर है तो आपका पोर्टफोलियो फ्री फॉल में चला जाएगा। जी, बिल्कुल। क्योंकि इस प्रकार का आपने एक डिफेंसिव्स भी सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी ले सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी भी ले सकते हैं, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन हो, उसमें एक रिस्क मिनिमाइजेशन अप्रोच होना चाहिए। तो इसी को हम थोड़ा कंजर्वेटिव कहते हैं, लेकिन आपके गोल्स के लिए इक्विटी ज़रूरी है, वो तो होना ही चाहिए। जस्ट बिकॉज कि हम आपको कंजर्वेटिव कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप इक्विटी से दूर भाग जाए। जी, तो यहाँ डेट का किस तरह से एलोकेशन होना चाहिए? डेट का एलोकेशन तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, लेकिन आपके पास वहाँ पर भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यानी कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिंपल फिक्स डिपॉजिट्स में ही रहे, उसमें आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप डेट म्यूचुअल फंड्स यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स काफ़ी सारे अच्छे रहेंगे। आपके पास लॉन्ग टर्म गोल्स है तो आपको काफ़ी सारे अच्छे टैक्स फ्री इश्यूज मिलेंगे, सेकेंडरी मार्केट से भी मिलेंगे। इसमें एक बेनिफिट ये रहेगा कि अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम हो जाते हैं तो उसका जो ट्रेडेड वैल्यू है ये सब टैक्स फ्री बॉन्ड्स का वो काफ़ी बढ़ जाएगा, तो आपका जो रिटर्न वैसे भी नॉर्मली 8-9% पोस्ट टैक्स दिखाई दे रहा है वो भी काफ़ी बढ़ सकता है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप अपना डेट पोर्टफोलियो एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट की तरफ रिस्ट्रिक्ट ना रखें, काफ़ी सारे ऑप्शंस देखिए। म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी सारे आपके लिए ऑप्शंस है, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म
फंड्स होते हैं, तो इसका मिक्सचर करके आप उसमें भी एक अच्छा एक्सपोजर ले सकते हैं जिसका आपका थोड़ा यील्ड बढ़ जाए लेकिन रिस्क बहुत ना हो। अमूमन जब हम कंजर्वेटिव अप्रोच कहते हैं या कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो कहते हैं तो अक्सर हमें योर मनी पे सवाल आते हैं जहां पर हम देखते हैं कि लोगों ने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा की हुई होती है और उन्हें लगता है कि ये कंजर्वेटिव अप्रोच है और ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह की इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न तो नहीं मिलेगा। नहीं, टैक्स सेविंग अप्रोच में आपको रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, यानी कि टैक्स सेविंग अप्रोच यानी कि मान लीजिए आप सेक्शन 80C देख रहे हैं, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस है। पीपीएफ एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि जो भी 8.7% आपको मिलता है वो टैक्स फ्री है और कंपाउंड होता है। उसी तरह एनएससी है, ये सब ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन आपको यू शुड नॉट गो ओवरबोर्ड। यानी कि आपने मान लीजिए कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 1 लाख तक अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड रखा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन काफी सारे लोग क्या करते हैं कि 1 लाख की बजाय 2 लाख 3 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स है अपने गोल्स अचीव करने के लिए, तो पूरा का पूरा यहाँ लॉक हो जाता है। लेकिन आपको ये फ्री अप करना होगा क्योंकि आपके गोल्स के लिए शायद ये फंड्स के लिए आप एक अलग एक्सपोजर चाहिए, तो वो एक्सपोजर आपको नहीं मिलता है। तो ये एक्सपोजर मिस नहीं करना चाहिए, इसीलिए टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करें जिसमें भी आपको रिटर्न मिल सकता है अच्छा। लेकिन जो एडिशनल अमाउंट्स है उसका आप ध्यान रखिए कि आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स यहाँ लॉक ना करें और एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स अपने गोल्स के लिए एक अलग प्रकार का जो एक्सपोजर चाहिए वो उसमें ले ले। यहाँ पे नई सरकार की कई प्राथमिकताएं हैं जिसमें से महंगाई कम करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। ऐसे में इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या सही ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए? वो एक आपके लिए एक सही ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। बिल्कुल। तो आपके बॉन्ड पे एक्चुअली इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा जी। उससे ज्यादा एक अच्छा ऑप्शन ये है कि मान लीजिए कल एक क्रेडिट पॉलिसी है और आरबीआई रेट्स नहीं कम करते हैं, स्टेटस क्वो रहता है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि अगर अगले 2 महीने में इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो गया और आगे जाके आरबीआई रेट्स कट करते हैं, तो उसके पहले आप अपना डेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे हाई यील्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में लॉक इन कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, आपका रेट ऑफ रिटर्न लॉक इन हो जाएगा, जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है इन्फ्लेशन के ऊपर आपके लिए, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना बड़ा हो जाएगा कि जिससे आपको रियल बेनिफिट मिले। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स को अभी दूर रखे, लेकिन एक लॉक इन करने की का प्लान रखिए कि अगर कुछ नहीं होता है तो एक अभी भी चांस है अच्छे हाई रिटर्न्स में लॉक इन करने के लिए। बिल्कुल। तो चलिए यहाँ पर नई सरकार के आने के बाद आपका कैसा हो नया पोर्टफोलियो, इस पर भी हमने आपको तमाम गुरु मंत्र दे दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्नब जी आज शो पर आने के लिए। और इसी के साथ योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल के साथ हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर ईमेल करें mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल फेसबुक के हमारे पेज पर भी पोस्ट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, और योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी यहाँ देख सकते हैं।